नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में एनआईए के द्वारा पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो भी ऑफिसेस थे अलग अलग राज्यों में, या जो उनके लीडर्स हैं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उनके घरों में रेड कंडक्ट की, सर्चेस कंडक्ट की गई ऑन दी एक्यूजेशन। उन पर मतलब जो आरोप लगे हैं वो ये लगे हैं कि वो टेरर एक्टिविटीज़ या आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न है। आज के सेशन में हम उन रेड्स के बारे में बात नहीं करेंगे। विल बी टॉकिंग मोर अबाउट कि क्या होती है टेरर ऑर्गेनाइजेशन और क्या मायने हैं उस पर बैन लगाने के। बैन का मतलब क्या होता है, तो पहले न्यूज़ देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए और ईडी के द्वारा थर्सडे को सर्चेस कंडक्ट की गई पीएफआई के जो ऑफिसेज हैं और जो घर हैं इनके डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के लीडर्स के यहाँ अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स 10 राज्यों में ये रेड्स कंडक्ट की, जिसमें असम, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य इंक्लूडेड थे। एलिगेशन क्या लगाया गया किस आरोप पर, कि वो इन्वॉल्व हैं आतंकवादी गतिविधियों में। यहाँ पर जो सर्चेज हैं उनका जो एलिगेशन है वो इस एलिगेशन पर बेस्ड है कि जो मेंबर्स हैं पीएफआई के, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के, विच इज़ एन इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो इन्वॉल्व हैं टेरर कैंप्स ऑर्गेनाइज करने में, और साथ साथ जो युवा हैं, जो देश का युवा है, उसको एनकरेज करने में कि वो आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े। Now these allegations can actually lead to a ban on the organization under anti-terror laws। ठीक है, चलिए पीएफआई के बारे में जल्दी से जान लेते हैं। पीएफआई का क्रिएशन किया गया है, इसको क्रिएट किया गया था 2007 में 3 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जो थी सदर्न इंडिया की, उनको मर्ज करके अलग अलग 3 ऑर्गेनाइजेशन थी, उनको साथ लाया गया और मिलकर क्या बना दिया गया, पीएफआई। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट इन केरला, कर्नाटका फोरम ऑफ डिग्निटी एंड मनीथा नीथी पसाराय इन तमिलनाडु। ठीक है, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो हम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। 2007 में पीएफआई बना और 2009 में एक पॉलिटिकल आउटफिट जिसका नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, एसडीपीआई, ये इवॉल्व हुई आउट ऑफ पीएफआई। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल आउटफिट तो है, लेकिन कभी भी पीएफआई ने कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया है। ये कभी भी किसी मतलब राजनीतिक इलेक्शंस में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। साथ साथ मेजरली जो इन्वॉल्वमेंट रहा है पीएफआई का, वो हमेशा से रहा है सोशल और इस्लामिक रिलीजियस काम करने में अमंग दी मुस्लिम्स। नाउ कुछ केसेस हैं वायलेंस के जिससे पीएफआई का लिंकेज है थ्रू वन वे और दी अदर। वो पीएफआई का डायरेक्ट लिंकेज हो सकता है या एसडीपीआई के थ्रू हो सकता है। जैसे 2011 में केरला का एक केस है जहाँ पर एक कॉलेज प्रोफेसर का हाथ काट दिया गया था, उसमें इनको एक्यूज़ किया गया। इसी तरह से आरएसएस वर्कर का मर्डर हुआ था बेंगलुरु में 2016 में, जिसमें एनआईए ने असीम शरीफ, जो कि प्रेसिडेंट था पीएफआई का बेंगलुरु यूनिट का, वो अक्यूज्ड है। इसी के अलावा 2016 में ही मैसूर पुलिस ने अरेस्ट किया था आबिद पाशा को, जो यूथ विद पीएफआई लिंक्स, उसका पीएफआई से लिंक था। इसके बाद 2019 में एक मर्डर हुआ एक सोशल एक्टिविस्ट रामलिंगम का तमिलनाडु में, यहाँ पर पीएफआई का इन्वॉल्वमेंट रहा। जो इनके अगेंस्ट जहाँ पर ये इन्वॉल्व है, जो केसेस हैं, पर्सन्स लिंक टू एसडीपीआई, जो कि इनका पॉलिटिकल विंग है, आर अक्यूज्ड इन 2019 अटेम्प्ट टू मर्डर तनवीर सेठ, द मल्टीपल टर्म कांग्रेस एमएलए फ्रॉम नरसिम्हा राजा। ठीक है, 2017 में दक्षिण कन्नड़ा ने, जो पुलिस ने दक्षिण कन्नड़ में अरेस्ट किए थे 2 पीएफआई एक्टिविस्ट। इस तरह से बहुत सारी ऐसे केसेस हैं जो इनके अगेंस्ट पीएफआई दी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट चल रहे थे, या जिसमें इनको अक्यूज़ किया गया वायलेंस। ठीक है, चलिए बिफोर वी मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, बैन के क्या मायने हैं और किसके पास अथॉरिटी है टू डिक्लेयर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, या उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, इन सभी चीज़ों को समझेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों पाथफाइंडर टेलीग्राम चैनल्स पर, फॉर माई क्लास पीडीएफ्स, अपडेट्स, शेड्यूल्स, एवरीथिंग। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। वाई अनअकैडमी? बिकॉज अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन गिव्स यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स अलॉन्ग विद द रिजल्ट दैट यू आर सीइंग ईयर आफ्टर ईयर। नाउ 26 सितंबर यानी कल एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। इस स्पेस को देखते रहिए, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन हम सभी का एक बेसिक राइट है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर पीएफआई बैन हो जाता है तो इस बैन का क्या मतलब होगा। व्हाट डज अ बैन ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था को बैन करने का क्या मतलब है। तो अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए
ये पावर देता है सरकार को कि वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल एसोसिएशन या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर सके। Under this act, the government has the power to declare any organization as unlawful association or terrorist organization, जिसको आम भाषा में कह सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन पर बैन लग गया है। ठीक है, डिक्लेयरिंग एन ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के इस मतलब अगर किसी संस्था को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट आतंकवादी संस्था घोषित किया जाता है तो उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं कानूनी रूप से, जिसमें क्रिमिनलाइजिंग हो जाता है, उसके मेंबर्स जो हैं उनको एक तरह से क्रिमिनलाइज किया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो इनकी प्रॉपर्टी है, जो भी संस्था की प्रॉपर्टी है वो जब्त हो सकती है। इस तरह के इसमें रिपरकशंस हो सकते हैं। इसी के अलावा कुछ रेजोल्यूशंस भी हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो स्टार्ट हुए हैं 1997 से। ये क्या कहते हैं, इनके अकॉर्डिंग दे रिक्वायर अ मेंबर स्टेट, भारत मेंबर है यूएनएससी का, परमानेंट मेंबर नहीं लेकिन मेंबर तो हैं ही हम। यहाँ पर ये कहते हैं कि मेंबर स्टेट को ये एक्शंस लेने होंगे इस तरह की टेररिस्ट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के अकॉर्डिंग, जिसमें कंडीशन क्या दी हुई है, क्या क्या करना होगा, क्या एक्शन लेने हैं। जैसे कि उनके जो भी एसेट्स हैं, जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी उनके लोग हैं, उन सब के एसेट्स को फ्रीज करना होगा, उनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज को बंद कर देना होगा, उसको फ्रीज कर देना है, उनकी ऐसे लोगों की एंट्री को प्रिवेंट करना है कहीं भी आने जाने से, द ट्रांजिट थ्रू द टेरिटरी, आसपास आना जाना आवाजाही पर रोक लगा देनी है, और साथ साथ टू प्रिवेंट द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सप्लाई, किसी भी तरह का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सप्लाई, सेल और ट्रांसफ़र, ना तो आर्म्स मतलब जो भी हथियार हैं, एमिनिशंस हैं, ना तो उनको सप्लाई किए जा सकते हैं, ना सेल हो सकते हैं, ना ट्रांसफ़र हो सकता है। इस तरह के जो इंडिविजुअल्स हैं या एंटिटीज़ हैं जो भी यूएपीए के शेड्यूल में या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के शेड्यूल में मेंशन है। ठीक है, तो ये ऐसा किया जाना चाहिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बैन होती है अंडर द नेम ऑफ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाउ टेरर ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो सेक्शन 2M जो है यूएपीए का, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का, वो डिफाइन करता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसी संस्था जो कि लिस्टेड है इन शेड्यूल ऑफ यूएपीए, जो यूएपीए की अनुसूची में लिस्टेड है, उसका नाम दिया हुआ है, या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी ऐसी संस्था के नाम पर काम कर रही है जो उस सूची का हिस्सा है। मतलब एक तो लिस्ट है, लेट्स से लिस्ट में नाम है ए, दिस इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यूएपीए की लिस्ट में शेड्यूल में इसका नाम है। अब कोई और ऑर्गेनाइजेशन है एक्स, वो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूज कर रही है, तो ये भी इसी कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है, मतलब क्या हुआ, या तो वो लिस्टेड है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है उसी नाम पर, एक्स है लेकिन ये ए के नाम पर काम कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन एक्स लेकिन काम कर रही है ए के नाम पर, तो ये भी इसी का हिस्सा हो जाएगी, सेम नेम एज ऑर्गेनाइजेशन सो लिस्टेड इन द शेड्यूल। ये होगी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आतंकवादी संस्था। शेड्यूल 1 अनुसूची 1 जो है हमारे यूएपीए की, उसमें फ़िलहाल 42 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन, बाबर खालसा इंटरनेशनल, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, एलम, इस तरह की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी एडेड हैं। मतलब टोटल 42 ऑर्गेनाइजेशंस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित की जा चुकी हैं यूएपीए के अंडर। नाउ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर डिक्लेयर करना है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो वो कैसे होता है, तो यूएपीए का सेक्शन 35 कहता है कि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो डिक्लेयर कर सकती है किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक आतंकवादी संस्था या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अगर ओनली इफ इट बिलीव्स, अगर उसको लगता है, केंद्र सरकार को लगता है कि इट इज़ इन्वॉल्व इन टेररिज्म, कि वो आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न है, इन्वॉल्व है। ना इस शेड्यूल को जो अनुसूची है इसको अमेंड भी किया जा सकता है सरकार के द्वारा किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऐड या रिमूव करने के लिए फ्रॉम द लिस्ट। ऐसा नहीं है कि कोई लिस्ट में आ गया तो वो हमेशा उस लिस्ट में रहेगा, नहीं, इस शेड्यूल में अमेंडमेंट किए जा सकते हैं सरकार के द्वारा ऐड या रिमूव करने के लिए किसी संस्था को इस लिस्ट से। लॉ ये कहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको जो भी टेररिज्म में इन्वॉल्व है उसको माना जाएगा कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या टेररिज्म में इन्वॉल्व है। कब? जब वो कोई इस तरह के एक्ट में कमिट करती है, कोई टेररिज्म वाली एक्ट, या पार्टिसिपेट करती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, या तो कमिट कर रही है कोई टेररिस्ट एक्ट या फिर वो पार्टिसिपेट कर रही है इन एक्ट्स ऑफ टेररिज्म,
प्रिपेयर करती है टेररिज्म के लिए, आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रिपेयर कर रही है, प्रमोट या एनकरेज करती है टेररिज्म को, इज अदरवाइज इन्वॉल्व इन टेररिज्म, या फिर वो किसी तरह से भी टेररिज्म में इन्वॉल्व है, जैसा कि फिलहाल एलिगेशन लगाया गया है PFI पर भी। ठीक है, तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इट विल बी लिस्टेड इन दिस शेड्यूल नाउ, UAPA के अंडर, और बैन लग जाएगा। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर किसी संस्था को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जाता है? तो 2 क्रूशल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पहला है जो फंडिंग होगी ऑर्गेनाइजेशन की उसको क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा। दूसरा, इससे संबंधित सभी लोग, जो भी इंडिविजुअल्स इस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड हैं, उनको भी क्रिमिनलाइज घोषित कर दिया जाएगा। तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो गए। अब रिकोर्स क्या है इस लॉ अवेलेबल टू द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, कैसे इसको रिमूव कर सकते हैं, क्या इनके पास एक रिकोर्स है? तो देखिए, एक एप्लीकेशन जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि उस ऑर्गेनाइजेशन को, लेट्स से कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है, अब वो चाहती है बाहर निकलना, तो वो एक एप्लीकेशन देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो ऑर्गेनाइजेशन, कि उसको हटा दिया जाए इस शेड्यूल से बाय ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। या तो ऑर्गेनाइजेशन खुद से दे सकती है, या फिर कोई व्यक्ति जो अफेक्ट हो रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के इंक्लूजन से शेड्यूल में। हमने अभी देखा ना, या ऑर्गेनाइजेशन प्लस एनी इंडिविजुअल अटैच टू द ऑर्गेनाइजेशन, सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की श्रेणी में आ जाते हैं, सभी इन्वॉल्व हो जाते हैं उस पूरी चीज़ में। तो यहाँ पर या तो ऑर्गेनाइजेशन खुद करे या कोई व्यक्ति जो प्रभावित है इस चीज़ से। ठीक है, इसके लिए क्या किया जाएगा? अभी एप्लीकेशन गई है, उसके बाद एक रिव्यू कमेटी का गठन किया जाएगा, अपॉइंट की जाएगी, जिसको हेड करेंगे एक सिटिंग या फॉर्मर जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के या तो सिटिंग जज या कोई फॉर्मर जज जुडिशियल रिव्यू के लिए उस एप्लीकेशन के। नाउ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी रिमूव्ड इफ द रिव्यू कमेटी को लगता है कि ठीक है, इनके जो डिसीजन लिया गया था वो गलत था, वो फ्लॉड था, जुडिशियल रिव्यू करने के बाद तो कमेटी के रिकमेंडेशंस पर इसको रिमूव किया जा सकता है फ्रॉम द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट या शेड्यूल ऑफ UAPA। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या हुआ है और अभी क्या हो सकता है फ्यूचर में। हम सभी जानते हैं कि फिलहाल बहुत ज़्यादा इसको लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन द फ्यूचर। बिफोर वाइंडिंग अप, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर, एज आई टोल्ड यू। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं NDLive10। नाउ किसी भी एजुकेटर का कोड आप यूज़ कर रहे हैं, यू विल गेट द सेम डिस्काउंट एज द प्लेटफॉर्म इज़ प्रोवाइडिंग। बेनिफिट क्या है मैम आपका कोड यूज़ करने का? बेनिफिट ये होगा कि मैं आपको पर्सनल मेंटोरशिप दूंगी, मैं आपको गाइड करूंगी, आपको हेल्प करूंगी आपकी प्रिपरेशन में, इफ़ यू यूज़ माय कोड NDLive10। बैचेस हमारे 22 सितंबर से शुरू हो गए हैं। मेरी क्लास चल रही है शाम को 6 बजे, 6 PM से मेरे सेशंस होते हैं। अभी जाकर एनरोल कीजिए विद माय कोड NDLive10। आंसर टेस्ट, मेंस टेस्ट सीरीज चल रही है प्लेटफॉर्म पर, एनरोल नाउ। UPSC के ऑप्शनल के लिए भी टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है। सब्जेक्ट्स हैं एंथ्रो, पबैड, ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स, जहाँ पर आपको क्वेश्चंस जो होंगे वो बेस्ड होंगे लेटेस्ट UPSC ट्रेंड्स पर। आंसर राइटिंग की जो क्लास मतलब आर्ट है उसको आप मास्टर कर सकते हैं। टेस्ट होंगे लाइव ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। डिटेल फीडबैक और इवैल्यूएशन आपको 7 दिनों के अंदर मिल जाया करेगा इसमें। अगर कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है दोस्तों, तो आप EMI का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं लोन फैसिलिटी के साथ विद 0% EMI हियर, यानी आपको लोन पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। नाउ गेस द कंट्री, और आप जीत सकते हैं कुछ एक्साइटिंग प्राइजेस। आपको चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना है और आंसर देना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डाउट दरबार, यू कैन गो एनरोल विद द QR कोड और अपने डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं विद दी एजुकेटर्स देयर। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट आपको हमारी अपडेट्स के लेटेस्ट अपडेट्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू राइट NDLive10 इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर।